So once again, good afternoon you all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Last time क्या कर रहे थे? Equations in two variable we were solving. We have discussed elimination method. Today we are going to discuss cross multiplication method. ठीक है? So what is cross multiplication method? In some of the cases, in some type of questions, we find it difficult to solve by even elimination method. Especially those questions जहाँ पे हमारे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो किसी नंबर की फॉर्म में ना हो करके कोई अल्फाबेट हो या कुछ इस टाइप से हो, तो कभी कभी उन क्वेश्चंस में हमें नीदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, नॉट ग्राफिकल, नॉट एलिमिनेशन कोई काम नहीं करता, तब उन क्वेश्चंस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेल्प करता है. बट अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों को मुश्किल लगता है, तो एक ग्राफिकल मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एग्जाम में तभी करना चाहिए जब आपको एग्जाम में कहा गया हो, नहीं तो वो अवॉइड करना चाहिए. बेस्ट मेथड फॉर ऑल two pair of linear equation is elimination. So today we are going to do cross multiplication, and for that we will take an example of pair of linear equation. Say I have taken 5x plus 3y equal to 35. Another I have taken 2x plus 4y equal to 28. जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे होते हैं, स्पेशली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? वी नीड टू ब्रिंग इट ऑन दिस साइड. एक ही साइड लाना चाहिए, राइट? तो अगर हम इसको लेकर आते हैं तो दिस विल बिकम -35 इक्वल टू 0. ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो किसी इक्वेशन में इक्वल टू के इधर दे देते हैं कांस्टेंट और दूसरी इक्वेशन में सब कुछ एक तरफ दे देते हैं, उससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आंसर गलत भी हो सकता है, राइट? तो आपने एक हैबिट बना लो कि हमें सारे कांस्टेंट को इक्वल टू के इधर लाके इक्वल टू को उधर 0 करना है. तो इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म. Once equation takes this form, you need to identify what are your A1, A2, B1, B2 and C1, C2. Where your A1 and A2 are 5 and 2. Your B1 and B2 are 3 and 4. And C1 and C2 are -35 and -28. ये आइडेंटिफाई करके लिख लो, ये हैबिट बना लो. चाहे वो एलिमिनेशन मेथड में जरूरत नहीं पड़ती, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और स्पेशली जब आपसे पूछा गया हो कि इस के कितने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, उस केस में आप ये हैबिट बना लो, ये आइडेंटिफाई करके कोफिशिएंट्स को कैसे लिखना है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें x की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? x अपॉन ये मॉडुलस जैसा साइन, बट दिस इज नॉट अ मॉडुलस, राइट? इसके जैसा साइन लगाते हैं और फिर हम यहाँ पे हमें लिखनी होती है B1, B2, C1, C2. शुरुआत सेंटर से करनी होती है, याद रखना. B1, B2, C1, C2. उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं हम y के नीचे. अब ये C1 पे खत्म हुआ था तो C1, C2 कॉलम में लिखा, फिर A1, A2 साइकिल घूम करके वापस आ गई, राइट? उसके बाद जो हम करेंगे इसमें हम लेते हैं x, y एंड -1. So we take as -1. Sorry, we will take it as 1 only, not -1. Equal to 1 upon ये A1, A2 पे खत्म हुआ, A1, A2 से शुरू करेंगे और ये B1, B2 पे जाएगा. तो you started with B1, B2, it will end with B1, B2. तो ये फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, याद रखना, राइट? अब हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला में ये जो वैल्यूज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सी दिस.
तो मैंने रब कर दी गलती से, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास x अपॉन b1 b2, x अपॉन b1 b2 की वैल्यू क्या थी? b1 था यहाँ पे 3 और ये 4, और c1 c2 की वैल्यू थी -35 एंड -28 इक्वल टू y अपॉन -35 एंड -28 और a1 a2 था 5 एंड 2, फिर 1 अपॉन ये था 5 और 2 पे खत्म हुआ, 5 एंड 2 और यहाँ पे हम होगा 3 एंड 3। इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया हमने? मैम आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? आज ये ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा क्या? मैम आ रही है सही? मैम हमें तो सही आ रही है। आ रही है? हमें भी सही आ रही है। मैम हमें सही नहीं आ रही, इस वजह से बोल। अच्छा, आपको फिर ये आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता होगा बेटा। अगर ज्यादा लोगों को ठीक आ रही है मतलब मेरे एंड से ठीक है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा बियर करो या नेटवर्क को रीस्टार्ट करके देखो। तो आप ये देखो कि ये आपका फॉर्मूला, ये हमने वैल्यूज पुट किए हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्या करना है नेक्स्ट काम, हमें ये जो ऊपर हमने वैल्यूज लिखी हैं इनको सॉल्व किस तरह से करना है। इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये एरो लगा लिया। इनको मल्टीप्लाई करके जो दूसरे एलिमेंट है नॉन डायगोनल, ये जो ऊपर से फर्स्ट से फोर्थ पे आ रहा है वो डायगोनल एलिमेंट है, ये सेकंड और थर्ड जो है ये हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x अपॉन, यहाँ पे y अपॉन और यहाँ 1 अपॉन पहले लिख लिया, बीच में इक्वल टू का साइन है। इनके नीचे ये वाली वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, 28 3 जा 36 होगा, मुझे बताएगा कितना होगा? -84 माइनस क्यों है कि माइनस का 28 है, प्लस का 3 है। इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें से माइनस करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट है -35 का 4 टाइम्स, -35 का डबल होता है 70, 70 का डबल होता है माइनस का 140। माइनस का 140। अब इस बात को ध्यान रखना है, हमें इसमें से इस डायगोनल में से इसको माइनस करना है। माइनस करना है, वो माइनस पहले लगा लिया। किसको माइनस करना है? माइनस के 140 को। ये यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है प्लस माइनस का, ये गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब अगला क्या करना है, -35 इंटू 2 इज -70 और -28 इंटू 5 -140। -140। तो माइनस -140, इस बात का ध्यान रखना है, राइट? फिर अगला हमारा क्या है, 5 4 20 और -6। ओके, नाउ इफ यू डू इट, ये नेक्स्ट हमारा वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व किया तो कितना प्लस हो जाएगा, ये x अपॉन -84 प्लस 140, ये हुआ y अपॉन -70 प्लस 140 इक्वल टू 1 अपॉन 14। इतना क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। अब आपने क्या करना है, x अपॉन 140 और 84, 84 16 and 40 is 56 प्लस का आएगा, फिर y अपॉन 140 में से 70 गए, 70 प्लस का आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 40, राइट? अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपको पता है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। मैं x की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकती क्योंकि ये इसमें y है, मगर मैं x की वैल्यू इससे निकाल सकती हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज x अपॉन 56 को 1 अपॉन 14 के इक्वल करूंगी। इसी तरह से मैं y अपॉन 70 को भी 1 अपॉन 14 के इक्वल करूंगी, क्योंकि यानी कि मुझे एक बार x को इसके इक्वल करना है, एक बार y को इसके इक्वल करना है। दो पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब दो पार्ट्स में ब्रेक करने के कारण
यहाँ पर मेरा x की वैल्यू आई मैम 56, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। 56 की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाय 14 और ये y की वैल्यू आई 70 डिवाइडेड बाय 14, राइट। लाइट ठीक है बेटा कि पहले वाली बेटर थी? यस, नहीं नहीं मैम अब वाली बेटर है। मैम ये सब वाली बैठी। तो 14 4 सा 56, 14 5 सा 70। तो x की वैल्यू आई 5 सा 5 सा ही लिखा है बेटा। तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 5। तो दिस वाज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब बताओ मेथड कैसा लगा? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। स्क्रीन नहीं दिख रही। इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक बार बस ये सीक्वेंस याद रखना है। मैं उसको दोबारा से लिख देती हूँ। मतलब सबसे पहला काम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आ गई मैम। पर मैम ने अपनी आवाज नोट कर रही है। हेलो, अब ठीक है? यस मैम। यहाँ पे हमने B1 B2 C1 C2 C1 C2 पे किया, A1 A2 आ गया, A1 A2 पे खत्म हुआ, A1 A2 से शुरू होगा, A के बाद क्या आता है? B आता है, तो B1 B2 पे खत्म। याद रखना है B1 B2 से स्टार्ट हुआ था, B1 B2 पे खत्म हो जाएगा, राइट। तो दिस वे, इन दिस वे आपका ये फॉर्मूला बन गया। बस आपको आइडेंटिफाई करना तो आता ही है कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है और C1 C2 क्या है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टाइप भी हमने कर लिया। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही मैंने आपको वो बता दिए थे कि कितने सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के, या नहीं बताए थे? देखो, अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है A2x B2y प्लस B2y प्लस C2। हमारे पास तीन सिचुएशन आती हैं, इनको हमने सेपरेट कर लेना है। मतलब सेपरेट करने का मतलब इनको अलग से लिख लेना है, जैसे भी बताया था आपको कि A1 कितना है अपॉन A2 कितना है रेशो में। फिर हमने B1 और B2 का रेशो निकाल लेना है, फिर C1 मैम नीचे का नहीं दिख रहा। फिर C1 और C2 का रेशो निकाल लेना है, राइट। तो हमने ये इक्वेशन में छाट के A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशो लिख लेना है। फिर हमें चेक करना है कि इन तीनों में कोई रिलेशन है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ A1 and A2 is not equal to B1 and B2, एक ये कंडीशन आएगी। चाहे ये C1 और C2 बराबर हो या नहीं हो, हमें उससे कुछ नहीं। सेकेंड कंडीशन है A1 and A2 is Equals to B1 upon B2 B2 but it is not equals to C1 upon C2. B2। थर्ड कंडीशन थी ये तीनों इक्वल हैं, ये बताई थी मैंने कि नहीं? चलो अगर नहीं, हम बताई थी आपने। चलो नहीं भी बताई थी तो दोबारा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही हमें तीन सिचुएशन मिलती हैं। व्हेन दीज टू आर नॉट इक्वल, तब हम कहते हैं कि दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। किसका यूनिक सॉल्यूशन? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक रियल सॉल्यूशन रादर यू वुड लाइक रियल नंबर में आंसर होता है। जब हमारे पास ये सिचुएशन हो कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, मगर जो कांस्टेंट्स हैं ये बराबर नहीं है इनकी रेशो में, तब ये आता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब ये तीनों आपस में इक्वल हो
तब हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस। हम बताई थी आपने पहले। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जब आपको ये पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है आपको पता है, टू लाइंस एक दूसरे को कट दिस इज नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस आर पैरेलल और मैनी सॉल्यूशन का मतलब में एक के ऊपर एक होती है। क्या बच्चे? तो ये तीनों सिचुएशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा या पैरेलल कब होगा, लाइंस पैरेलल कब होंगी, या व्हेन द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये तीनों कंडीशंस एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि इन कंडीशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट? तो हम अभी एक एग्जांपल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। एक तो कर लिया, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं, राइट? इसमें ये है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम लेते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर आता है। मैम ऊपर का बोर्ड 2 मार्क्स में जरूर आता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इसमें हम p की वैल्यू क्या रखें, p को क्या रखें कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, क्योंकि अगर यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू होती तो वो पूछता कि बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अब उसने यहाँ पे p को ब्लैंक छोड़ दिया, अननोन वैल्यू छोड़ दी। वो कह रहे हैं हम p की जगह कौन सी वैल्यू रखें जिससे यूनिक बन जाए। तो आपको सेंटेंस क्वेश्चन का शुरू कैसे करना है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ linear equation in two variable, मैंने शॉर्ट में लीनियर इक्वेशन लिखा, समझ में आ गया आपको? एल इक्वेशन लिखा है। यस मैम। यस मैम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल will have one unique solution। solution पूछा है only when, अब मुझे कंडीशन लिखनी है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। अब मुझे पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मुझे पता है कि ये कंडीशन है, ठीक है? तो अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब मुझे इसमें से a1 a2 और b1 b2 छांटने हैं क्योंकि मुझे यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये चीज मेरी पूरी होनी चाहिए। तो मैंने इसकी जगह पर a1 a2 की जगह लिखा 4/2 नॉट इक्वल टू, और b1 b2 की जगह लिखा p/2। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अगेन मैं पूछ रही हूँ, ये स्पेशली पीछे जो बच्चे बैठते हैं, लबिका, कशिश आगे मैम आ रहा है समझ में। आगे बैठा मैम तो जी हम आगे बैठते हैं। क्या करो, ठीक है? मैम ओके। हाँ, तो लेट अस कम बैक। तो अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जैसे अगर बीच में इक्वल टू होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट इक्वल टू सब ऐसे ही करना है। मैम नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, नीचे 2 था ही, इस तरफ हमारे पास p बच गया और कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी? 4। वेरी गुड, 4। तो p की वैल्यू आ गई 4। कहने का मतलब, सॉरी, p की वैल्यू 4 नहीं आई है क्योंकि बीच में नॉट इक्वल का साइन था, तो नॉट इक्वल ही लगाना है। इक्वल लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो नॉट, अगर जहां पे नॉट इक्वल का साइन है वहां थ्रू आउट नॉट इक्वल चलेगा। इसका मतलब है p4 नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो तो p4 की बजाय कुछ भी हो जाए,
4 नहीं होना चाहिए। तो आंसर में ये नहीं लिखेंगे कि P 4 होना चाहिए। P नॉट इक्वल टू 4 का मतलब है 4 को छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ उसी टाइप का, मतलब जो एग्जाम में आता है। है आपको दे रखा है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है मेरे पास 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, राइट। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल वही स्टेटमेंट। फॉर क्या कहते हैं, फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन टू हैव, में लाइट दिख रहा है बहुत। ये पेन खत्म हो गया किस यार। इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, for pair of linear equation to have infinitely many solution we need to have, क्या होनी चाहिए कंडीशन? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 A1 अपॉन मैम ये तीनों to इक्वल C1 होने upon चाहिए। C2। सब इक्वल होता है, इक्वल होते हैं। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। A1 की जगह k, इनको हम अपना माइक बंद करना। A2 की जगह 12, B1 की जगह 3, B2 की जगह k और C1 की जगह पे माइनस का k माइनस 3। बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस का, सारा आंसर चेंज हो जाता है अगर प्लस माइनस गलत हो। और यहाँ पर माइनस का k, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे तीन चीजें इक्वल होती हैं या नॉट इक्वल होती हैं, एक बार इसके साथ पेयर करना होता है, एक बार इसके साथ पेयर करना होता है। तो मैंने इसके साथ जब पहला वाला बॉक्स का पेयर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, k की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 6। तो आप कहोगे k की वैल्यू प्लस 6 या माइनस 6 है, सिर्फ इतना k की नहीं होगा। लेकिन अभी हम दूसरा वाला भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या बचा मेरे पास? 3/k इक्वल टू माइनस k प्लस 3 माइनस k। मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब मैंने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो व्हाट विल इट गिव मी? माइनस 3k, राइट। इस k को इससे k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k स्क्वायर, ये माइनस दिया ना इसके बाहर, माइनस k स्क्वायर। मैम नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? यस मैम। तो माइनस k स्क्वायर प्लस 3k। अब ये वाला माइनस का k स्क्वायर है, इसलिए मैं इस माइनस के k स्क्वायर को इस साइड ले आऊंगी, ये प्लस का k स्क्वायर बन गया। इधर के माइनस के 3k को उधर ले जाऊंगी, 3k पहले से ही था, ये बन जाएगा 6k। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, राइट। अब मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। अब दोनों साइड k है, एक एक k कैंसिल हो जाएगा, या ये कह लो कि इधर नीचे आ जाएगा। k स्क्वायर बाय k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें पता चला कि k की वैल्यू 6 है और यहाँ से पता चला कि k की वैल्यू प्लस माइनस 6 है। तो कौन से चीज को सही मानोगे? k की दूसरी वैल्यू क्या है मैम? एक तो 6 है और मैम दूसरी
एक से मिली प्लस माइनस 6, एक से मिली 6, तो आंसर में क्या लिखेंगे? हम 6। जो दोनों में से कॉमन मैम आंसर इसके तो आएगा, मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो दोनों नहीं लिख जो सकते। दोनों में से कॉमन आंसर आएगा वो लिखा जाएगा। तो 6 प्लस माइनस 6 का मतलब प्लस का 6 इधर भी है और इधर भी है, माइनस का 6 दोनों साइड नहीं है, इसलिए माइनस का 6 हम छोड़ देंगे। तो आंसर हमारा आएगा k इज इक्वल टू 6। तो आप लिखोगे कि लीनियर इक्वेशन विल हैव, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव infinitely many solutions when k is equal to 6। आगे बात समझ में? यस तो मैम। जो भी मतलब सब में क्या करना है, एक तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रेशो में लिख लेनी है पहले से। फिर उसके बाद हमसे कौन सी कंडीशन पूछी गई है कि यूनिक सॉल्यूशन पूछा है, मैनी सॉल्यूशन पूछे हैं, या आपसे नो सॉल्यूशन पूछा है, वो वाली कंडीशन लगाएंगे, इन वैल्यूज को भर देंगे। फिर जिसकी भी वैल्यू p की, k की, या जो भी अननोन वैल्यू निकालने को कही है उसको सॉल्व करें। ठीक है मैम हमें कुछ पूछना है। अब बोलो क्या पूछना है? मैम वो जो पहले वाला क्वेश्चन था मैम, p की वैल्यू इसमें हमें पता करनी थी मैम, उसमें हमें 4 नहीं आएगा तो मैम कोई सा भी नंबर लेकर उसे सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व नहीं करना, आपसे ये पूछा है कि p की वैल्यू क्या लें कि इसके आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। तो आपने आंसर लिखा p की वैल्यू 4 को छोड़ के कुछ भी ले लो। तो आपने लिखा ना p नॉट इक्वल टू 4, तो आपको लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है, वी कैन टेक एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ओके मैम। आंसर का एक स्टेटमेंट ये लिखना है, 4 को छोड़ के हम p की जगह कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको मिलेगा बस इतने तक लिखना है, उसको क्या आएगा वो करके नहीं दिखाना। ओके मैम। राइट, तो ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। फिर आपकी एक्सरसाइज 3.5 है। 3.5 में फर्स्ट में यही है कि सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर आपका है जैसे मैंने अभी इसमें k की वैल्यू निकाली, इसमें a और b की दो वैल्यूज निकालनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेथड वही रहेगा कि उसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो सी कंडीशन पूछी गई है वो कंडीशन लगाएंगे और a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। फिर थर्ड क्वेश्चन को आपको उन्होंने कहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करो, दोनों मेथड से। फिर बताओ कि आपको कौन सा इजी लगा। राइट, और उसके बाद आपके फोर्थ क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आपकी, हम जल्दी से उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है, कोई हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल का एक पर्टिकुलर पार्ट फिक्स होता है कि महीने के 2000 तो लगेंगे। उसके बाद आप जितने दिन खाना खाओगे, एक दिन के खाने के मान लो 100 रुपए है, तो अगर आपने 20 दिन खाना खाया तो 20 गुना 100 के हिसाब से लगेंगे। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स खर्चों का मतलब होता है कि वो तो लगेंगे ही लगेंगे। आप हॉस्टल में आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो हॉस्टल में रही नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड के घर चली गई थी। वो रूम तो आपका ब्लॉक हो गया ना, आपका सामान तो पड़ा है ना वहाँ, तो वो खर्चा तो आपका लगेगा। राइट, तो कुछ हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं, बाकी डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस होता है जहाँ पे हॉस्टल में खाना बनता है, आपका उस पर डिपेंड करता है आपने खाना कितने दिन मेस में से खाया। हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो, बाहर होटल में जाके खाते हो। तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अब इस पे आने से पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि इसमें एक्स और वाई क्या है। तो लास्ट में एक्स और वाई पता लगाने के लिए हमें लिखने वो पहले होते हैं, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो हम सीधा लास्ट सेंटेंस पे जंप करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है
फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आपको एज्यूम क्या करना है, लेट द फिक्स चार्जेस बी, let the fixed charges be x। ठीक है, एक चीज को आपने x मान लिया और दूसरी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से पर डे वो आपने लिख लिया y। अब आपके x और y डिसाइड हो गए। अब आप इक्वेशन को आराम से बना सकते हो। मतलब x और y डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट पे देखना है कि क्या पूछा गया। अब आपको कहा है कि कोई स्टूडेंट ए है, वो 20 दिन खाना खाता है और 1000 रुपए हॉस्टल के चार्जेस फिक्स हैं जो उसको देने ही देने हैं, राइट। तो ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट, ये खाना कितने दिन खाता है, 20 डेज। और ये बी कितने दिन खाना खाता है, बी खाता है 26 डेज, राइट। इसका जो हॉस्टल है, फिक्स चार्जेस जो है वो लेता है 1000 रुपए। इसका जो हॉस्टल है वो फिक्स चार्जेस लेता है 1180 रुपए, राइट। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस इन द एक हैज टू पे 1100 द हॉस्टल चार्जेस। अच्छा, इसको ये टोटल वो पे कर रहा है, फिक्स चार्जेस नहीं, फिक्स तो हमें निकालना है। वो टोटल 1000 रुपए दे रहा है महीने के एंड में, ये टोटल 1080 दे रहा है, राइट। तो आपको ये पता, इसकी इक्वेशन बनानी है। आपको पता है कि फिक्स चार्जेस क्या है, एक्स है, ए के फिक्स चार्जेस एक्स। खाना कितने दिन खाया, 20 दिन खाया, एक दिन का खाना y रुपए में है, फिक्स चार्जेस एक्स। 20 दिन खाना खाया, एक दिन के खाने की कॉस्ट y रुपए, टोटल उसने पेमेंट किया है 1000 रुपए, ठीक है। और जो बी स्टूडेंट है उसके फिक्स चार्जेस हैं x। फिक्स चार्जेस तो सबके सेम होंगे, एक ही अगर हॉस्टल में है तो सेम हॉस्टल में। फिक्स चार्जेस x, इसने 26 दिन खाना खाया तो 26 गुना y, क्योंकि y एक दिन का खाना है, 26 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टोटल उसने बिल दिया 1180 रुपए, ठीक है। तो हमारी दो इक्वेशंस बन गई कि नहीं बन गई? यस मैम। एक इक्वेशन हुई x प्लस 20y इक्वल टू 1000, दूसरी इक्वेशन हुई x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब आपकी मर्जी है, आप इसको वैसे तो चैप्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है तो आप प्रेफर करोगे इस क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने की, लेकिन एग्जाम में अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हो, अगर कहा नहीं गया स्पेसिफिकली किसी मेथड के लिए तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसका सेकंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम का फ्रैक्शन वाला है। उस दिन हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन